हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब सही है और सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है। आज की वीडियो के अंदर ना हम लोग हमारा जो चैप्टर नंबर 7 चल रहा है क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स का, उसको ना पैक कर देंगे। आज इन थ्योरी टॉपिक सारा कवर हो जाएगा। न्यूमेरिकल्स आज नहीं करेंगे, न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसकी, जो फिर इस चैप्टर को कंप्लीटली थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल पैक कर देंगे। आई होप सो आपने प्रीवियस वीडियो सारी देखी है, बहुत अच्छे से देख लो। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान भी है। कोई भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन यूज करना है, आप लोगों को पता है कैसे करना है, ठीक है? वहां कमेंट कर देना, सोशल मीडिया पे फॉलो कर लो, वहां पर भी आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा साथ में नोटबुक में लेके बैठो। वीडियो को लाइक तो तुम कर ही दोगे, है ना, देखने के बाद अच्छे से। और उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर दो। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो के साथ, सीखते हैं हमारे कॉन्सेप्ट्स को। हाँ बच्चों, आज की वीडियो का टॉपिक है बेटा इन्वेस्टमेंट फंक्शन। इन्वेस्टमेंट फंक्शन करने से पहले, आज की वीडियो को करने से पहले लास्ट वीडियो को एक बार डिस्कस कर लो कि क्या क्या कर लिया था। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था? सबसे पहले एपीएस और एमपीएस के टॉपिक को समझा था, यानी कि प्रोपेंसिटी टू सेव को समझ लिया था, सेविंग फंक्शन बोला जाता है जिसको। उसके बाद हम लोगों ने सारे फॉर्मूलाज को रिवाइज किया था, एपीएस, एमपीएस, एडी, एएस, एपीसी, एमपीसी, और सेविंग और कंजम्पशन की इक्वेशंस को देख लिया था। जो हमारे पास इक्वेशन बनती है तो वो देख लिया था। उसके अलावा हमने एक 6 नंबर का टॉपिक किया था जो था डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम द कंजम्पशन कर्व। यहां तक का टॉपिक लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। अब आज का टॉपिक है इन्वेस्टमेंट फंक्शन। अब ये इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या कहता है, ध्यान से सुनो बेटा। जैसे सेविंग और कंजम्पशन दोनों ही डिपेंड होते हैं इनकम पे, सर इन्वेस्टमेंट भी इनकम पे डिपेंड होगा, क्योंकि जितनी आपकी इनकम होगी उतनी आप इन्वेस्टमेंट करोगे। बट सर हमारे कोर्स को ना हम पढ़ रहे हैं शॉर्ट रन में। शॉर्ट रन के अंदर इन्वेस्टमेंट को कांस्टेंट माना जाता है, नहीं ऑटोनोमस मान के चला जाता है। तो यहां पर इन्वेस्टमेंट फंक्शन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया, सिर्फ इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन दी गई है कि इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन क्रिएशन ऑफ न्यू कैपिटल एसेट। कि इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। फिर कह रहा है इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व्स एडिशन टू द फिजिकल कैपिटल एंड चेंज इन द इन्वेंट्री। कह रहा है इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब आपकी फिजिकल कैपिटल देश में बढ़ जाती है या फिर चेंज इन इन्वेंट्री, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक भी इंक्रीज हो जाता है। इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एसेट्स लाइक मशीनरी, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा। यानी आप जो खर्चा करते हो मशीनरी, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल के ऊपर, which lead to increase in the productive capacity of an economy. The investment expenditure is classified under two heads. कह रहा है इन सब पे खर्चा किया हुआ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है और इसको दो तरीके से बांटा जाता है। बहुत ही आसान टॉपिक, खत्म करते हैं फटाफट। कह रहा है एक इंड्यूस इन्वेस्टमेंट होती है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। पढ़ने से पहले सुन लो होता क्या है। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट वो वाली इन्वेस्टमेंट है जो डिपेंड करती है प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस पे, यानी जिस इन्वेस्टमेंट से आपको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में प्रॉफिट हो जाएगा तो आप वो वाली इन्वेस्टमेंट कर दोगे और उसको बोला जाएगा इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। जनरली डन बाय दिस इन्वेस्टमेंट इज जनरली डन बाय द प्राइवेट सेक्टर, जिनको प्रॉफिट कमाना होता है उसके थ्रू की जाती है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट वो वाली इन्वेस्टमेंट होती है जो प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन पे डिपेंड नहीं करती, जो कर ली जाती है किसके थ्रू? गवर्नमेंट के थ्रू। ये वाली इन्वेस्टमेंट जो है वो इनकम पे डिपेंड नहीं होती, यानी इनकम जो मर्जी हो, इनकम ज्यादा हो कम हो, ये वाली इन्वेस्टमेंट तो कांस्टेंट रहेगी। ओके, इनकम पे डिपेंड नहीं करती। और ये वाली इनकम पे डिपेंड करती है, ये वाली इन्वेस्टमेंट इनकम पे डिपेंड करती है। यानी अगर इनकम ज्यादा होगी तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा, इनकम कम तो इन्वेस्टमेंट भी हम कम कर देंगे। इस तरीके से कॉन्सेप्ट चलता है। आओ देखिए, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट जो बताया है वही लिखा है। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट व्हिच डिपेंड्स on the profit expectation and is directly influenced by the income level. It is income elastic, that is it increases with increase in income and vice versa. income बढ़ने से बढ़ जाएगी, income कम होने से कम हो जाएगी, यही लिखा हुआ सर। investment curve II slopes upward from left to right, indicating that as income increases from OY to OY1, investment increase from OM to OM1। सर ये क्या बोल रहा है बेटा? देखो ना, ऐसे बोल रहा है कि सपोज आप ये वाली इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ये वाली इनकम पे आपकी जो इनकम है वो बढ़ गई, आपकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाएगी। यानी पहले जो आपका कर्व था वो इस तरीके से अपवर्ड चला जाएगा। ये बोला है सर देखो देखो एक कर्व सेम टू सेम मैंने आपको बना के भी दे दिया, ठीक है? जो वहां पर था वो आपके सामने यहीं पर है कि पहले आपकी देखो इन्वेस्टमेंट यहां पर है और आपकी इनकम यहां पर है। एज योर इनकम इंक्रीजेस योर इन्वेस्टमेंट ऑल्सो इंक्रीजेस, योर कर्व विल गो अपवर्ड्स। तो आई कर्व इस तरीके से मूव हो रहा है। इसी की अंग्रेजी यहां पर सर लिखी हुई थी। आई होप सो समझ आता है, ठीक है जी। दूसरी इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, जो इनकम पे डिपेंड नहीं करती। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट व्हिच इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंजेस इन द लेवल ऑफ इनकम एंड इज नॉट इंड्यूस्ड सोलली बाय द प्रॉफिट मोटिव, यानी सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं की जाती। इट इज इनकम इनइलास्टिक, इनकम से चेंज नहीं होती। दैट इज इट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द चेंज इन इनकम। द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिमेन्स कांस्टेंट एट OI irrespective of level of income OY और OY1 इन द इकोनॉमी। देखो ये यहां पर इसकी बात कर रहा है।
कि आपकी इनकम चाहे OY रहे चाहे OY1 हो जाए, आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो कांस्टेंट रहेगी इसी लेवल पे। तो ये कौन सी इन्वेस्टमेंट है? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। द लेवल ऑफ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स अपॉन द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ द कंट्री। कह रहा आपकी कंट्री के अंदर जिस तरीके की कंडीशंस प्रिवेल कर रही होंगी, आपकी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का लेवल भी उस पर डिपेंड करके बनेगा। So such investment changes when there is change in technology or discovery of new resources or growth of the population etc. तो इस इन्वेस्टमेंट को अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी की नीड्स के हिसाब से चेंज किया जाता है, जनरली डन बाय द गवर्नमेंट। ओके जी, डिफरेंस है, डिफरेंस को मैं मान के चलूंगा 5 स्टार बन जाता है, ठीक है। ऑल्दो ये टॉपिक का कुछ पता नहीं होता पेपर में आए या ना आए। आगे आ जाओ। आ गया हमारे पास एक्स एंटे सेविंग्स और एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट। बहुत ही आसान सा टॉपिक, ध्यान से सुनो। एक्स एंटे वर्ड का मतलब क्या होता है? एक्स एंटे वर्ड का मतलब होता है प्लांट, यानी हम बात कर रहे हैं प्लान्ड सेविंग एंड प्लान्ड इन्वेस्टमेंट की। ठीक है सर, किसकी बात कर रही है? प्लान्ड सेविंग और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट की। देखो यहाँ लिखा हुआ है एक्स एंटे सेविंग रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ सेविंग दैट हाउसहोल्ड्स प्लान टू सेव एट द डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम। एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट का मतलब है इन्वेस्टमेंट दैट द फर्म्स प्लान टू इन्वेस्ट एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम। व्हेन प्लान्ड सेविंग इज इक्वल टू द प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, इट इज सेड टू बी एन इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट चैप्टर का पॉइंट है बेटा, कह रहा है कि जब हमारी प्लान सेविंग प्लान इन्वेस्टमेंट की इक्वल हो जाएगी, हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होगी, जो नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपको अभी यहाँ क्या समझना है? एक्स एंटे वर्ड का मतलब प्लान होता है, एक्स एंटे वर्ड का मतलब प्लान होता है, तो प्लान सेविंग्स और प्लान इन्वेस्टमेंट, यानी हमारे देश में जो सेविंग करने का प्लान किया जा रहा है बाय द हाउस होल्ड, क्योंकि सेविंग हाउस होल्ड करते हैं, और इन्वेस्टमेंट करने का जो प्लान किया जा रहा है बाय दी फर्म्स, क्योंकि इन्वेस्टमेंट फर्म्स करती है। फिर एक्स पोस्ट वर्ड आ जाता है हमारे पास। एक्स पोस्ट वर्ड का मतलब होता है एक्चुअल, यानी यहां पर एक्सपोज का मतलब है एक्चुअल। हमारे पास ऊपर था प्लांट सेविंग्स प्लांट इन्वेस्टमेंट, यहां एक्चुअल सेविंग एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। एक्सपोज सेविंग रेफर्स टू द एक्चुअल सेविंग इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। एक्सपोज सेविंग रेफर्स टू द प्लांट सेविंग्स एंड अनप्लान्ड सेविंग। देखो एक्सपोज सेविंग इज द टोटल ऑफ प्लांट सेविंग एंड अनप्लान्ड सेविंग। इसको समझाओ जरा। देखो क्या कह रहा है? कह रहा है कि अगर आपको एक्सपोज सेविंग निकालनी है, सपोज आपने ना प्लान किया था कि 100 करोड़ की सेविंग करोगे, पर एक्चुअल में सेविंग जो हुई है ना 1 करोड़ 120 की हुई है। इसमें से 100 तो प्लान्ड हो गया, 20 अनप्लान्ड हो गया, यानी इन दोनों को, ये प्लान्ड को अनप्लान्ड को प्लस किया तभी तो एक्चुअल आया, यानी एक्सपोज निकला। इसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और सिमिलरली एक्सपोज इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहा है। इतना ही टॉपिक था सर। आगे आ जाओ। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की बात कर रहे हैं। इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल कब होता है? कह रहा है इट इज अ सिचुएशन इन विच ऑल दोज पीपल हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट गेट्स वर्क विदाउट एनी अनड्यू डिफिकल्टी। कह रहा है अगर देश के अंदर वो सभी लोग जो काम करने के इच्छुक है करंट वेज रेट्स पे और उनको काम मिल जाता है, तो बोला जाएगा हमारी इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे वर्क कर रही है। फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट स्टैंड फॉर जीरो अनएम्प्लॉयमेंट और 100% एम्प्लॉयमेंट। अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट देयर कैन बी 2 टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। कह रहा है कि फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन के साथ भी देयर कैन बी 2 टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट। कौन सी? एक है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, एक है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल क्या है? ध्यान से सुनो। कह रहा है इट रेफर्स टू द टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट which exists during the period wherein the workers leaves one job and join another job। कह रहा है जब एक बंदा काम छोड़ के दूसरी जॉब ढूंढने के चक्कर में लगा होता है, तो जिस पीरियड में वो अनएम्प्लॉयड रहता है उसको बोला जा रहा है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इट अराइजेस ड्यू टू लेबर मार्केट इंपरफेक्शन सच एज लैक ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन अबाउट अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स, लैक ऑफ परफेक्ट मोबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ वर्कर्स। कह रहा है ऐसा कभी कभी तब हो जाता है जब ना एम्प्लॉय को पता नहीं होता कि यार अगर मैं एक जॉब छोड़ रहा हूं तो दूसरी जॉब कहां अवेलेबल है, यानी लेबर मार्केट के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होती। ओके, फिर आता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्या है हमारे पास स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट? इट रेफर्स टू अनएम्प्लॉयमेंट इन विच पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू अ मिसमैच बिटवीन अनएम्प्लॉयड पर्सन एंड द डिमांड फॉर द स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्कर। इट इज एसोसिएटेड विद द स्ट्रक्चरल चेंज इन द इकोनॉमी। सर याद करो, जीएसटी आया, सब लोग पहले करते थे वैट और सर्विस टैक्स। अब जीएसटी आने के बाद अकाउंटेंट्स की हालत खराब हो गई, क्योंकि अब तो उनको जीएसटी करना है, तो उनको क्या करना पड़ा? वैट और सर्विस टैक्स छोड़ के आपको कोर्स करना पड़ा 1, 2, 3 महीने का जीएसटी का। यानी आपने जॉब छोड़ दी, आपकी जॉब चली गई, कोर्स किया, दोबारा से जीएसटी की जॉब मिली। तो यहां पर कुछ टाइम तक स्ट्रक्चर में चेंज होने की वजह से अनएम्प्लॉयड रहे आप, इसको बोला जाता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। लास्ट में आता है हमारे पास इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। इसकी बात करें, ये क्या है हमारे पास? इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू एन अनएम्प्लॉयमेंट इन विच all those people who are willing, यहां आएगा विन नहीं बेटा, willing and able to work at the existing wage rate do not get work। कह रहा है कि जो लोग काम करने के इच्छुक है करंट वेज रेट पे और उनको काम नहीं मिलता, तो सिचुएशन को इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है।
अंडर इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट पीपल आर रेंडर्ड अनएम्प्लॉयड अगेंस्ट देयर विशेस और अंडर कंपल्जन, यानी लोग काम तो करना चाहते हैं बट काम नहीं मिल रहा। इट मस्ट बी नोटेड दैट only involuntary unemployment is considered while estimating the total unemployment in an economy. Full employment implies absence of involuntary unemployment. तो इसका मतलब यही हुआ ना, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि देश में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो काम करना चाह रहा है और उसको काम नहीं मिल रहा, सबको काम मिल गया है। ठीक है जी, देखो छोटे छोटे थ्योरी टॉपिक थे, यहां तक के बाद ना हमारा चैप्टर जो है ना सर पैक कर लिया हमने। अरे वाह, हमारा चैप्टर पैक हो गया। तो अब क्या रह गया सर, ये चैप्टर को बिना न्यूमेरिकल्स के पैक करना पाप माना जाता है, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल, डोंट वरी, आज की वीडियो को छोटा सा कंसाइज वे में रख के खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के न्यूमेरिकल के साथ साथ चैप्टर पैक करते हैं। उसके बाद जैसा कि मेरा वादा है कि मैं 8 चैप्टर आपको वन शॉट में करवाऊंगा। देखो वन शॉट में देखो धोखा नहीं दूंगा, अभी बता दूं, एक वन शॉट का मतलब ये रहेगा उसमें कि वन शॉट में सारे थ्योरी टॉपिक कवर करवा दूंगा और फिर एक शॉट में उसके न्यूमेरिकल करवाऊंगा, अदरवाइज वीडियो बहुत ही बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप सो आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं। चैप्टर का थ्योरी पार्ट आज हमने खत्म कर लिया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी इस चैप्टर के न्यूमेरिकल के साथ। थैंक यू।